मेरी जिंदगी का एक ख्वाहिश अगर बोलिएगा तो यही है कि देश में जाति जनगणना हो, जिनकी जितने संख्या हो उसको उतनी हिस्सेदारी मिलना चाहिए। हमको सिकंदर थोड़े बनना है, हमको यहाँ पे सिकंदर थोड़े बनना है कि दुनिया को कब्जा करना है। यहाँ तो हमारे लोग सही से अपनी बात को रख ले और सर उठा के जी ले, यही हमारी लड़ाई है। मेरे हक कोई दूसरा लोग छीने नहीं, यही लड़ाई है। हमको दूसरे का हक तो छीनना ही नहीं है। तो आज हमारे लोग निश्चित तौर पे गुमराह हुए हैं, नहीं समझदारी था। हम लोग को भी लगा कि मोदी जी आएंगे, पिछड़ा का बेटा है, अच्छे दिन लाएंगे, ठीक है। तो ये धुनकी में हम लोग चले, लेकिन वो हम फुलफिल नहीं हो रहा था। तो गलती से 2019 में आप देखें कि किस तरीके से देश में पुलवामा हुआ और चुनाव को अपने पक्ष कर लिए, हिंदू मुसलमान करके, ठीक है। तो वो 2024 में 19 में और 24 में तो मतलब हार गए थे, जाते जाते बचे, जाते जाते बच गए। वो हमारे लोग ही जाके बचा दिए। अगर नीतीश कुमार जी वहां नहीं जाते हैं, हाँ, उड़ीसा में पटनायक जी नहीं जाते, चंद्रबाबू नायडू नहीं जाते, चिराग पासवान जी नहीं जाते, तो ये सिचुएशन होता। ये वक्त बुलाए, फिर कभी हिंदू राष्ट्र की बात करेंगे। जनता को इस सबसे कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ जो लोगों को गुमराह कर रहे हैं, लोग को परेशान कर रहे हैं, लोग एक वर्ग जो है वो ये सब देखने से, ये सब करने से बहुत मजा आता है, उनको खुशी मिलता है, दूसरे को तकलीफ देख के मजा आता है, ठीक है। जबकि उनको उसमें 1% भी उनको फायदा नजर नहीं आ रहा है। तो अब वो देख के ताली बजा रहा है, ठीक है। अब क्या कर सकते, जो ट्रेंड मोदी जी को लगता है ये ट्रेंड करने से हमको लाभ मिलेगा तो वो कर रहे हैं। हम लोग अभी हैं कि भाई जब ये जो अभी जो जितने भी संशोधन लाए हैं इस पर पुनः विचार होगा हमारी सरकार बनने की। बिहार का पॉलिटिकल बैटलफील्ड पूरे देश की अब नजर है और हर बात को चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। मेरे साथ वीआईपी पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी हैं, पूर्व मंत्री रहे हैं और अभी फिलहाल इंडिया गठबंधन के साथ है। उसकी एक मजबूत धारा है। पिछले लोकसभा चुनाव में इन्होंने कैंपेन का मोर्चा संभाला था। कहाँ जा रही है बिहार की राजनीति? नीतीश कुमार को लेकर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, जिस तरह से उनको स्वास्थ्य को लेकर सवाल उठ रहे हैं, ये भी एक बड़ा मुद्दा है। लेकिन बिहार में इस बार मुद्दा क्या होगा? क्या लग रहा है सर कि पूरे देश की अब नज़र है बिहार पर? जब चुनाव होता है तो देश की नज़र है। आप एक बड़े अलायंस हैं, अलायंस के पार्टनर हैं, क्या आप लोग के लिए क्या है इस बार? बीजेपी ने तो प्रचार शुरू कर दिया है, प्रधानमंत्री भी 24 को आ रहे हैं। आके भी गए हैं, एक बार आके भी गए हैं और आगे आने वाले भी हैं। और देखिए, वोट के मामले में तो क्लियर है कि हम लोग आगे हैं। ये कुछ मामले में प्रचार, जिस तरीके से लोगों को काम करने का तरीका है, उस मामले में कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन आज की तारीख में कह सकते कि पीछे है। वोट के मामले में तो है, सिर्फ जरूरी है जनता के बीच उतरने की, लोगों तक पहुंचने की, अपनी बात को पहुंचाने की। ये देश में क्लियर है, संविधान में जगह है कि आदमी वही मुख्यमंत्री बनेगा जो राज्य का नागरिक हो, वोटर हो, 25 साल पूरा हो और मानसिक रूप से स्वस्थ हो। तो आज की तारीख में ये एक बच्चा को भी पता है कि आज की तारीख में मुख्यमंत्री जो नीतीश कुमार जी हैं वो कहीं ना कहीं तबीयत खराब होगी। ये हर एक बच्चे को पता है। और ये बात को 20 सालों में उन्होंने क्या किया है, क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया, पूरे बिहार को पता है। तकरीबन वो कम से कम 13 साल से वो बैसाखी के ऊपर राजनीति कर रहे हैं, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर। 20 साल की राजनीति में 13 साल आप समझ सकते, सिर्फ 7-8 साल जो है स्वतंत्र राजनीति की है, 5 से लेकर 12 तक। और 13 से जब से मोदी जी से लड़ाई उनका हुआ था, वहां से लेकर आज तक वो बैसाखी की राजनीति कर रहे हैं। कभी इस धारा, कभी उस धारा, कभी इस धारा, कभी उस धारा में राजनीति कर रहे हैं, ठीक है। और निश्चित तौर पे 5 से लेकर 12 के बीच में आपको बिहार में कुछ काम दिखा होगा, लेकिन 12 के बाद 13 से लेकर अभी 25 तक वो आपस में लड़ाई ही दिख रहा है, प्रेशर पॉलिटिक्स दिख रहा है। बिहार में कुछ भी बेहतर नहीं हो रहा है। नहीं, आप लोग की लड़ाई बीजेपी से है या नीतीश कुमार से? लड़ाई तो बीजेपी से ही है, लेकिन उधर तो एक फेस तो नीतीश कुमार है, और वो जो अभी भी मुख्यमंत्री के फेस हैं। हाँ, मुख्यमंत्री का फेस है, और इसमें कोई 1% भी आगे पीछे नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी जो है वो भविष्य के लिए सोचता है, आगे 50 साल की प्लानिंग करते हैं। ये कोई भी 1% भी कोई अगर कहीं परसेप्शन बना रहा है तो वो गलत फहमी का शिकार है।
भारतीय जनता पार्टी लव कुश को नाराज नहीं करेंगे। मतलब नीतीश कुमार मतलब लव कुश, और नीतीश कुमार जी का अंतिम समय है राजनीति का, और ऐसे जगह पर वो नहीं चाहेंगे कि उनको चाहने वाले लोगों को दिल दुखाए, और वो खुशी खुशी नीतीश कुमार जी को लेके चलेंगे। उनके नेतृत्व में चुनाव भी होगा, उनके सीएम फेस पे चुनाव होगा, उनको मुख्यमंत्री भी बनाया जाएगा। हाँ, मुख्यमंत्री नहीं खुद नहीं बनेंगे वो बात अलग है, बट उनको बनाया जाएंगे। लेकिन वो कितना दिन चलेंगे, 2 महीना चलेंगे, तो आपको 4 क्या महीना लगता है चलेंगे? नीतीश जी की पार्टी, जो लोग कह रहे हैं कि बहुत सारे लोग भी कह रहे हैं कि खासकर जो विजय चौधरी हुए हैं या फिर ललन सिंह केंद्रीय मंत्री हैं, संजय झा हुए हैं, आरसीपी सिंह थे, उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। क्या ये विपक्ष, ये क्रिटिक्स वाले भी कहते हैं, आप लोग को भी लगता है कि ये चूंकि आप नीतीश जी की बात ही आपने शुरू की, हम तो मोदी जी से सवाल शुरू किए थे, आप तो नीतीश जी के करीबी लोगों में से रहे हैं, क्या नीतीश जी अब प्रभाव में है आपको लगता है? क्योंकि आपका तो बहुत अच्छा नीतीश जी के पास कोई ऑप्शन नहीं है अभी। अब भाजपा के पास भी कोई ऑप्शन नहीं है। अब भाजपा को भविष्य में बहुत बड़ा लंबा राजनीति करना है, इसलिए नीतीश कुमार जी से लड़ेंगे नहीं, क्योंकि उनको पता है कि नीतीश जी के पास ज्यादा समय नहीं है राजनीति में। मतलब उनको आगे रखा जा रहा है, आगे रखा जाएगा, और उनको मालूम है हैप्पी वाइंड अप होता है ना, जब आपका रिटायरमेंट का समय आता है तो लोग कैसे क्लैपिंग करके आपको रिटायरमेंट देते हैं। उनको पता है कि आप उनके रोक ठोक में आने वाले नहीं। चुनाव अगर जीत जाए तो मतलब संदेश जैसा हो सकता है, वो नहीं रहेंगे तो जीत ही नहीं होगा। देखिए नीतीश जी नहीं रहेंगे आज भी, मतलब चुनाव तक रखेंगे उनको। चुनाव तक रखेंगे, और चुनाव के बाद भी उनको प्यार मोहब्बत से ही रिटायरमेंट करेंगे। ठीक है, वो कुछ ऐसा देखेंगे अनहोनी हो गया तो फिर जयललिता की जैसे हम पार्टी पूरा हड़प लेंगे। नहीं, हम लोग तो नहीं बोल सकते, ये तो ठीक नहीं। तो वो बहुत सारा ऐसा कैलकुलेशन लेके चल रहा है, लेकिन मुझे इतना पता है क्योंकि कुछ समय पहले उनके टॉप लेवल पे थिंक टैंकर से हमारी ऐसी चर्चा हुआ था, और उन्होंने कहा था कि भाई अभी उनके अंतिम समय में हम उनसे क्यों लड़े, अभी जैसे होगा राजनीति के अंतिम पड़ाव पर तो है, अंतिम पड़ाव पे है, और उनका ऐसे समय में हम उनसे क्यों लड़े। ठीक है, ऐसे तो लोग कह रहे हैं कि बीजेपी में भी 75 साल के नरेंद्र मोदी होने वाले हैं, 1 साल बाद उनका भी रिटायरमेंट हो सकता है, मार्गदर्शक मंडल में चले जाएंगे। देखिए, ये सब भी निर्णय आप और हम नहीं ले सकते हैं। ये निश्चित तौर पे मोदी जी ने ही ये लाइन को खींचे थे, फैसला लिए थे, और ये लाइन को वहीं पे रुकना है या उससे आगे चलना है, ये भी मोदी जी ही डिसाइड करेंगे। ये दूसरा कोई डिसाइड नहीं करेंगे, आप या हम जाके डिसाइड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उन्हीं को डिसाइड करना है कि अगर वो 2026 में कुर्सी छोड़ेंगे या नहीं छोड़ेंगे, ये चीज मोदी जी को ही डिसाइड करना है। अगर छोड़ना होता तो अंतिम चुनाव बोलकर और चुनाव लड़ाई लड़ते। ठीक है, कहते कई बार बोले हैं, क्योंकि परेशानी तो उनको बढ़ गया था 2024 में, लेकिन उन्होंने ऐसा शब्द नहीं बोला कि हमको 2 साल के लिए 21 साल के लिए प्रधानमंत्री बनाइए, मेरा अंतिम दौर है। आज गांव सब में देखेंगे तो विधायक अक्सर ये बोलते हैं, एक उम्र के पड़ाव पे आ जाते हैं कि लास्ट बार चुनाव लड़े बाबू, एक बार हमको और वोट मौका दे दो। ठीक है, और लोग दया पात्र में वोट भी देते हैं और चुनाव जिता भी देते हैं। तो ऐसी अगर पॉलिसी होता तो शायद ऐसा चुनाव आप पर बहुत खबरें चल रही है कि मुकेश जी के बारे में, मुकेश जी कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, क्योंकि आप इंडिया गठबंधन में यहाँ सबसे बड़े रिलायबल बड़े पार्टनर्स हैं, आरजेडी, उसके बाद वीआईपी, उसके बाद कांग्रेस। नहीं, निश्चित तौर पे, और हम देखिए हमारी पहचान है गरीब पिछड़ा के हक की लड़ाई लड़ने के लिए। और मुझे मेरा व्यक्तिगत मोदी जी से लड़ाई नहीं है, ना अमित शाह जी से लड़ाई है कि हमारे 2 कट्ठा जमीन उन्होंने जो हड़प लिया है। मेरी विचार की लड़ाई है, और विचार में ऑलरेडी मैं उनके साथ में गया भी था, मंत्री भी था, लेकिन हमारी विचार और उनकी विचार मैच नहीं करने का कारण, मेल नहीं खाने के कारण हम और वो अलग हैं, और लंबे समय से अलग हैं। 2024 का चुनाव में मजबूती से मोदी जी के विरोध में जितना ताकत लगा सकते थे अंतिम आवर में इंडिया गठबंधन के साथ हम जाकर, और जितना ताकत लगा सकते उतना हमने लगाकर, और बहुत हद तक हम लोगों ने नुकसान दिया। अगर 2019 का और 2024 का अगर वोट बैंक की परसेंटेज देखिएगा तो बड़ा एक नुकसान मिला, और बड़ा नुकसान अगर मिला है तो सिर्फ वो वीआईपी पार्टी के कारण मिला है, क्योंकि जो इसका आरजेडी का या इंडिया गठबंधन का जो वोट है वो 2019 में भी वही लोग हैं, उसमें कोई बढ़ोतरी तो हुआ नहीं है। कोई एक बड़ा समूह उठ के उनके साथ तो चलेगा नहीं, उल्टा उस समय में मांझी जी, उपेंद्र जी भी इंडिया गठबंधन का हिस्सा थे, लेकिन इस बार निकल के एनडीए के साथ गए। उसके बावजूद एक बड़ा वोट का हम लोगों ने फासला को
तय कर दिया, ठीक है, खत्म कर दिया। तो एक बड़ा ताकत हमको दिखा है और हम विचार के साथ राजनीति कर रहे हैं। अब परसेप्शन लोग क्या बना रहे हैं नहीं बना रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ, बहुत परेशान होता हूँ कभी कभी ऐसे परसेप्शन बना रहे हैं। लेकिन सच्चाई यही है कि हम इंडिया गठबंधन में हैं, हम मजबूती से है। हमारी अपनी तैयारी पूरे बिहार लेवल पे, पंचायत लेवल पे चल रही है। 6 जोन पे बिहार को हमने बांट कर 6 जोन पे प्रभारी को, संसाधन को जितना हमसे बन सकता उतना हमने तैयारी लगा दी है लोगों को। और हम भी समय समय पर पूरा बिहार घूमते रह रहे हैं, अपने एक एक नेता से मिलकर, जूम के जरिए जैसे भी हो सकता है वैसे मिल रहे हैं। और मजबूती से मेरा मानना है कि हम इंडिया गठबंधन में रहकर अपनी सरकार बनाएंगे। अच्छा, आपने ये भी मतलब आदमी पार्टी बनाता है तो जनता दल, राष्ट्रीय जनता दल या कुछ, आपने लोग वीआईपी सुनते हैं ना, वीआईपी मतलब एक अलग तरीके की फीलिंग्स है। तो चूंकि आपका पूरा कार्य क्षेत्र, आप मुंबई को आपने करीब से देखा है, तो उसका असर था कि वीआईपी नाम रखना है या इसकी कोई और लॉजिक था? देखिए क्या है कि कम से कम मनोबल तो हाई रखिए, और जब सपना देखिएगा तो साकार होगा। आप देखिएगा अक्सर अपने खास करके SC ST OBC में नाम भी रखने में भी कंजूसी कर देते हैं। हाँ, ऐसे नाम रखेंगे जो नाम लेने में आपको शर्म आएगा। नहीं वो बताया जाता बंटू, था, छोटू, बताया ये जातिवाद में हाँ। वर्णित था कि नाम है आपको ढोराई मंगरू, हाँ, घोंगला, चपाई, ये वो मेरा सब भी उसी कनाई, का नाम था। ठीक है। तो ये सब नाम रखा, तो नाम में भी कम से कम आप वजन वाला रहे। आपने जानबूझकर ये वीआईपी रखा था? हाँ, एक तो शॉर्ट नेम है VIP, ऐसे तो पूरा नाम विकासशील इंसान पार्टी है। हाँ। और कब तक हम गरीबी की बात करेंगे, और विकासशील इंसान पार्टी मतलब विकास करने वाले इंसान हो, ठीक है। और उसका हमने या जब विकास जो इंसान कर लेगा वो VIP के जैसे कहलाएगा। तो शॉर्ट नाम है और हर किसी के जुबान पे है ये नाम। और पार्टी ये आपने ही सोचा था? हाँ, हमने सोचा था। पहले हमने एक शॉर्ट नाम ढूंढा, शॉर्ट नाम में VIP हमको एकदम अच्छा लगा। उसके बाद VIP का एक हमने एक पूरा पैटर्न बनाया कि पार्टी का नाम क्या रखा जा सकता है। तो 3 अक्षर पे फिर हमने पार्टी का विकासशील इंसान पार्टी हमने रखा। तो लोगों के जहन में रहे। अभी बहुत ऐसे पार्टी होगा देश में, और पार्टी के नेता को आप जानते होंगे, पहचानते होंगे, लेकिन उसकी पार्टी का एक्चुअल नाम क्या है वो बहुत ऐसे आदमी को है कि नहीं शुरू में पता। तो बहुत क्रिटिसाइज हुआ ये वीआईपी, मतलब लोग आजकल राजनीति में क्या है, लोग डाउन टू अर्थ दिखना चाहते हैं, पीड़ित दिखना चाहते हैं। आपने कहा कि जैसे बाबा साहब थे कि वो सूट वूट पहनते थे, हाँ, कि हम हमारा कॉन्फिडेंस, वो कहते थे कि हमारे सम्मान की लड़ाई है। सही। तो ये तो आप, लेकिन शुरू में तो बहुत लोगों ने क्रिटिसाइज किया होगा कि ये वीआईपी बोलने मतलब, वाले बोले हैं और फिर वो भी एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। और फिर बहुत सारे लोगों के बारे में इतना नहीं सोचना है। वो तो एक ही बात बोलेंगे आपके मरने के बाद, राम राम सत्य है, सबका यही गत है। बाकी इससे पहले आपको बोलेंगे, समझाएंगे, आप उनकी भी बात सुनिए, ठीक है। लेकिन इंडप में जाके हर एक बच्चे की जुबान पे पार्टी का नाम VIP पता है, ठीक है। तो उसी ये हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। क्या है आपकी नया स्ट्रेटजी, क्या है विधानसभा चुनाव के लिए? क्योंकि अभी 6 महीने का वक्त है और राजनीति में लोग, आप बहुत परिपक्व हो देखिए, चुके हैं। तैयारी का जो सच्चाई यही है कि तैयारी जो एक गठबंधन के तहत जो तैयारी होना चाहिए उसमें सही नहीं है। बाकी सब पार्टी अपने अपने स्तर पे काम कर रहे हैं, जो मैं देख रहा हूँ, चाहे वो राष्ट्रीय अपना RJD हो या कांग्रेस पार्टी हो या अन्य पार्टी हो, हम सबको नजर रखे, सब सिंगल काम कर रहे हैं अपनी पार्टी को मजबूती देने के लिए। लेकिन जो एक परसेप्शन भारतीय जनता पार्टी या NDA से जो बना हुआ है वो हम लोग नहीं बना पा रहे हैं, ठीक है। उसके ऊपर हमारे गठबंधन के लोगों को सबको विचार करना चाहिए, उस पर काम मीडिया भी करना बहुत चाहिए। क्रिटिसाइज करती है आप लोग के हर कदम वो पर तो नजर- करेंगे ही, वो तो करेंगे ना, उससे हम लोग उम्मीद क्या कर सकते हैं, ठीक है। वो आपके पास है नहीं, आपके आप लोगों पास- के यहाँ से कोई खबरें जाती होंगी, आपके मतलब पास- वो प्रिडिक्शन हाँ। बहुत नहीं, है। आपके पास उसको मैनेज करने कांग्रेस के लिए ना टूट गया। पैसा है, ना उसको मैनेज करने के लिए पैसा है, ना ही आपको मैनेज हो पाएगा, ठीक है। असर पड़ता है उसका जनता पर? हाँ, पड़ता ही खबरों है। का? हाँ, पड़ता ही है, बहुत अच्छा खबर पड़ता है। लेकिन जनता अभी उब चुका है टीवी ये भी अखबार टीवी अखबार से। ये जनता मान लिया, अगर सच्चाई भी खबर दिखाइएगा ना तो जनता को लगेगा कि इसमें झोल है, ठीक है। हाँ। इसमें कहीं ना कहीं कुछ है, ठीक है। तो जनता भी जो समझदार है ना वो समझ चुका है, ठीक है। यही मोदी जी को 303 तक पहुंचाए थे ना लोग, फिर 240 तक ला दिए। वो भी जबरदस्ती अपने जो पैटर्न पे लड़ना चाहिए नहीं लड़ पाए, इसके लिए ऐसा हो गया। हमारे अपने लोग छोड़ के चले गए, ठीक है। आरक्षण वाला मुद्दा अभी भी आपकी प्रायोरिटी में है? फर्स्ट प्रायोरिटी है, 65% हाँ? फर्स्ट प्रायोरिटी है।
फर्स्ट प्रायोरिटी है देश में। ओवरऑल जो 65% रिजर्वेशन है, जाति जनगणना, ये मुद्दा है या आप लोग भी नहीं, यही मुद्दा है मेरी जिंदगी का। एक ख्वाहिश अगर बोलिएगा तो यही है कि देश में जाति जनगणना हो, जिनकी जितने संख्या हो उसको उतनी हिस्सेदारी मिलना चाहिए। उसमें आप ग्रेड बनाइए, बहुत सारा पॉलिसी बन सकता है, बट वो ये लड़ाई आने वाला समय में लड़ा जाएगा। और इसमें हमको लगता है कि देश की सबसे बड़ी पार्टी जो विपक्ष में है, कांग्रेस पार्टी, वो भी सहमत है। और निश्चित तौर पे जब हम लोग अगला सरकार जब बनाएंगे देश में, तो निश्चित तौर पे जब वो सहमत है, और हम लोगों का तो डिमांडे है, आत्मा में बसता है ये मुद्दा, तो इसको हम लोग पूरा करवाएंगे। मुकेश जी, मैं चूंकि आपका एक अपनी जर्नी है, एक गरीबी से निकल के मुंबई गए, वहाँ सेटलमेंट हुए, अपनी पहचान बनाए, फिर बिहार की राजनीति में भी आपने आपको एस्टेब्लिश किया, सबसे टफ जॉब है। सत्ता में ज्यादा नहीं, आप 6 महीना रहे हैं, तो मैं ज्यादा सवाल, लोग कहेंगे कि मैं बहुत सवाल भी नहीं पूछ रहा हूँ। कैसा अनुभव था वो 6 महीना, और उससे क्या लगा कि आप निजी तौर पे तो सफल हैं, एक बेहतर आपने स्थान बनाया। राजनीति में आने के बाद मंत्रालय में भी रहे, उसके बाद आपकी पार्टी भी तोड़ दी गई। अब आपको क्या लगता है कि किस तरह से आप मजबूत होंगे तो सोशली आप लोगों को मजबूत कर पाएंगे, जो आपका ड्रीम है या जो आपने गरीबी देखी है, और उस गरीबी में जो लोग जी रहे हैं उसको अगर उससे बाहर निकलना है? तो देखिए, कोई आसानी से आपको राजा बनने नहीं देगा। ये 2000 साल का इतिहास बना के ले लीजिए। मोहन भागवत जी खुद मानते हैं कि पशु के समान इस देश में लोगों को लोग ट्रीट करता था। खुद अभी कई बार स्टेटमेंट उनका आया है कि 2000 सालों से SC ST को लोगों को पशु के जैसे लोगों को ट्रीट किया जाता था, उसके जैसे उनको दिया गया था। आप आज की तारीख में उदार दिल दिखाओ, आगे बढ़ाओ। ये बोलना और करना उनके दोनों में फर्क है, लेकिन वो बोले हैं, इस बात को मान लीजिए। तो उसी तरीके से बिहार में कैसे हजम हो जाएगा कि एक मछली मारने वाले का बेटा बिहार का लीडर बन जाए। तो जैसे उनकी जब मजबूरी होता है, वो हमको जो उनको वोट की आवश्यकता गिरता, तो जरूर निश्चित तौर पे वो हमको बहुत सारे चीज बोलेंगे, करेंगे। लेकिन जब उनका काम निकल जाता, उसके बाद वो डे 1 से हमारी पार्टी के चारों विधायक को अपनी खेमा में रख लिया था। क्यों हुआ था ऐसा? आप तो ऑलरेडी सरकार में थे, क्या उनको क्या प्रॉब्लम? उनको यही प्रॉब्लम है कि भाई, एक तो सरकार देखिएगा तो ऐसी सरकार थी कि 4 कुर्सी में से 1 पैर मेरा था। सरकार के पास बहुमत ही नहीं था। अगर 4 विधायक लेकर अगर हम हटते तो सरकार गिर जाएगा। तो एक तो ये डर तो उनको बना था, और बना रहना चाहिए। हर आदमी को ऐसी बना होना चाहिए कि कभी भी चले जाएंगे तो होंगे। और मेरे लिए भी था कि जब हमारे ऐसे इतना अच्छा मौका मिला है, तो हम अपनी पार्टी को विस्तार कर ले, अपने लोगों को कुछ दे दे, और इस न्याय कर दे जो संविधान में जगह है, जो बरसों तो ऐसा क्या कर रहे थे जो खड़ गया? आप मंत्री थे, ऐसा सबसे बड़ा था कि उनको एक तो हम पार्टी विस्तार कर रहे थे, वो देखा कि ये अच्छा नहीं है, क्योंकि भविष्य में अभी नीतीश जी को उंगली पकड़ने के लिए दी अटल जी, और 20 साल से वो राज कर रहे हैं। अगर मुकेश सहनी अगर इसी तरीके से डेवलप हो जाएगा तो फ्यूचर हमारा फिर सही नहीं रहेगा। तो एक तो मुकेश सहनी डेवलप नहीं होना चाहिए, क्योंकि इनकी जो आबादी है, खास करके यूपी, बिहार, झारखंड में एक बड़ी आबादी है, जो 134 लोकसभा सीट है, जिसमें कम से कम 50 लोकसभा सीट ऐसा है कि जहां पे प्रभाव डाल सकते हैं। तो एक तो ये डेवलप हो जाएगा, तो फिर कल इनके पीछे हमको चलना पड़ेगा। तो सबसे पहले इसको डेवलपमेंट रोको, उसके बाद कि इनको क्यों नहीं हम अपनी पार्टी में मर्ज करा लें। तो उनका सबसे बड़ा प्रेशर था कि वो पार्टी अपने में मर्ज करा ले, ताकि अपने पास रख के या 5 साल रख के और उसके बाद छोड़ देंगे तो हम ना घर करेंगे ना घाट करेंगे। तो एक सबसे बड़ी उनकी पॉलिसी था। मेरी था कि भाई उनके पास जाएंगे और वो काम नहीं करेंगे तो हम खत्म हो जाएंगे। तो हमारा डिमांड था कि भाई जो जिस एजेंडा को लेकर, जो लड़ाई लेकर हम निकले हैं, निषाद को रिजर्वेशन, जब बंगाल में आरक्षण है, रिजर्वेशन है, दिल्ली में रिजर्वेशन है SC का, तो बिहार में आप कर दीजिए। तो वो भी करने के लिए तैयार नहीं है। और जब वो नहीं करने के लिए तैयार है, तो हम अपने विभाग में जितना हो सकता था हम अपना काम कर रहे थे। खास करके अति पिछड़ा के लिए, SC ST के लिए जो योजना SC ST का बंद था, वो सब मैंने योजना चालू कर दिया। जो 100% तक सब्सिडी था, खास करके SC ST के लिए, अति पिछड़ा के लिए 90% तक अनुदान वाला स्कीम मैंने चालू किया। तो विभाग में भी हम टाइट होकर काम करते थे, क्योंकि हम किसी का मंत्री नहीं है, हम पार्टनर थे। तो हम अपने विभाग में किसी को इंटरफेयर करने नहीं देते थे, और जो हमको उचित लगता था वो पॉलिसी पे काम करते थे। तो ये भी उन लोगों को पता था। उसके बाद हम बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश तक पार्टी को विस्तार करने में लग गए। तो ये सब उन्होंने देखा कि ये सब इतना तेजी से आगे बढ़ रहा है और इसको रोको नहीं तो ये बहुत आने वाले समय में आगे निकल जाएगा। तो यही सोचकर उन्होंने
हमारी पार्टी को तोड़ दिया। तो कौन किसको आप दोषी मानते हैं, बीजेपी को या नीतीश कुमार या दोनों? नहीं, ऑफकोर्स उसमें बीजेपी है। नीतीश कुमार जी का तो बहुत हमको सपोर्ट मिलता था। जब मंत्री थे तो उनके तरफ से एक बार भी हमको इंटरफेयर नहीं होता था और बहुत ऐसे काम में हमको सपोर्ट करते थे। जो काम मंत्री जून में कोई ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं कर सकता था वो हम जुलाई में ट्रांसफर पोस्टिंग करते थे और नीतीश जी का सहयोग होता था। मतलब हमें कि मतलब आप की कर सकते हैं, ऑथराइज कर देते थे। तो ये सब में काम में कभी ये नहीं किए। और बहुत ऐसी जगह रहा कि बंद कमरे में हमको बहुत कुछ सिखाए भी है, समझाए भी है कैसे आगे आपको काम करना चाहिए और किसके चंगुल में नहीं फंसना चाहिए। तो वो सब चीज हमको समय समय पर समझाते थे। ठीक है, तो नीतीश जी को मैं हमेशा अभिभावक के ही तौर पे लेता हूँ और आप कभी भी देखते होंगे तो हमने हमेशा कहा कि नीतीश जी जो समाजवादी राजनीति किए हैं, गरीब पिछड़ा दलित के लिए काम किए, अल्पसंख्यक के लिए काम किए, अभी आप लोगों को हम लोगों को उत्तराधिकारी बनाना चाहिए। अपने आशीर्वाद हम लोगों को देना चाहिए, हमको हो या तेजस्वी जी हो या अपने सुपुत्र को देके आगे करना चाहिए। तो खैर उनकी अपनी अभी जो भी मजबूरी है या जो भी चीज है उस पर हम नहीं जाएंगे, लेकिन इतना तो है कि अभी उन्हीं से हमको लड़ना भी है। तो लड़ने में तो वही है कि भाई उसमें हम क्या कर सकते हैं। जब तक हम अभी उनका भी समय हो चुका है राजनीति में, ठीक है, तो अभी हम तो यही चाहेंगे कि अभी नए विचार के साथ बहुत ऐसी चीज है और नीतीश जी अभी वहां रह के कुछ कर भी नहीं सकते। वो भी वहां पे फंस चुके हैं, आज उनकी पार्टी फंस चुके हैं। वहां पे संजय झा जी हो या ललन सिंह जी हो, जितने भी उनके अगल बगल में है वो सब मिलकर बीजेपी के साथ मिल चुके हैं। उनका सोशल जस्टिस से या आरक्षण से लेना देना नहीं, अभी उनके पास अभी कुछ नहीं, उनको कैसे भी अपना समय निकालना है। वो पार्टी फंस चुका है। और कल अगर नीतीश जी अगर कुछ अलग निर्णय लेते हैं, इससे पहले 2 बार जैसे निर्णय लिए थे कि आरजेडी के साथ 2 बार गए, अब वो तीसरी बार लेने का स्थिति में नहीं है। पार्टी टूट जाए, पार्टी टूटी क्या जाएंगे, पार्टी वही रह जाएंगे। नीतीश जी का कुछ नहीं चलने वाला है और मुझे लगता है कि ये बात उनको पता है, इसलिए वो अभी मतलब सबसे बेबस स्थिति में है। एकदम बेबस है। मंत्री हैं लेकिन बेबस हैं, एकदम बेबस है और वहां पे वो अभी कोई निर्णय नहीं ले पाएंगे। अभी उनकी पार्टी थोड़ा बहुत अगर चल भी रही है तो नेता नहीं चला रहे, उनके ऑफिसर चला रहे। IAS IPS जो है, जो खास करके नीतीश जी को बहुत पसंद करते हैं। उनके बेटे को लेकर क्या अगर वो उनको हैंड ओवर करे पार्टी, लगती है वो भी नहीं कर पाएंगे। नीतीश जी तो ऐसा नहीं, हमको लग रहा है कि चुनाव से पहले ऐसा करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने आज तक राजनीति किए हैं तो वो नहीं अपने आप के ऊपर एक लेंगे कि वो भी लोग को बीच में कहेंगे कि हम परिवारवाद का फैलाने वाले लोग हैं। ठीक है, तो वो लेकिन उनको ऐसे निर्णय अच्छा लेना चाहिए था। एक देखिएगा कि ये पासवान के नेता हैं, रामविलास जी हैं, ये यादव के नेता हैं, आपको भी सहनी जी के नेता, सहनी समाज का नेता बनाया जा रहा है, निषाद समाज का। क्या है स्ट्रेटजी, इससे कैसे निकलेंगे? क्योंकि एक कमेटी में बांध के रख दिया जाता है ताकि आपकी बार्गेनिंग पावर। आजादी से लेकर अब तक हम क्या, मुलायम सिंह के साथ वही हुआ, स्वर्गीय मुलायम सिंह जी, लालू प्रसाद यादव जी के साथ वही होगा, स्वर्गीय पासवान जी के साथ वही हो रहा है। हर एक नेता, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को दलित का नेता बताया जा रहा है। तो ये तो आज से नहीं, आजादी से लेकर अब तक बताया जा रहा है, इसको हम कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, सिर्फ अटल बिहारी वाजपेयी जो है वो पूरा देश के नेता हो सकते हैं या नेहरू जी ही पूरा देश के नेता हो सकते हैं। खास करके SC ST OBC में ये संभव नहीं है कि देश का नेता होगा। आज मोदी जी को भले लोग बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री हैं, बड़ा फेस है, लेकिन पिछड़ा है, तेली का नेता है, बनिया का नेता है और जोड़ दिए। ठीक है, तो आने वाला समय में वो भी उससे भी कहीं ना कहीं। पार्टी को कैसे एक्सपैंड कर रहे हैं, अपनी पार्टी के लिए क्या इसी में होता है लोग और हमको अभी बहुत ज्यादा हमारे अपने लोग समझ जाए, अपने लोग हमारे साथ रहे, वही काफी है हमको। और क्या मतलब, हमको सिकंदर थोड़े बनना है, हमको यहाँ पे सिकंदर थोड़े बनना है कि दुनिया को कब्जा करना है। यहाँ तो हमारे लोग सही से अपनी बात को रख ले और सर उठा के जी ले, यही हमारी लड़ाई है। मेरे हक कोई दूसरा लोग छीने नहीं, यही लड़ाई है। हमको दूसरे का हक तो छीनना ही नहीं है, दूसरे के घर के ऊपर हमको नजर डालना ही नहीं है। सिर्फ हमारे घर कोई तोड़े नहीं, इसके लिए हम अपने आप को मजबूत अपने घर की मतलब बचाने, अपने घर को बचाने के लिए, अपने घर सुरक्षित रहे, ठीक है, इसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारे आने वाला पीढ़ी जो है सर उठा के जिए, इसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। जो ताकत आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने दिया, धरती पर बैठने वाले को कुर्सी पे बैठा दिया है, यही हम चाहेंगे कि भविष्य में इस कुर्सी से हमारे लोग उतरे नहीं। फिर ऐसी नौबत ना आ जाए कि मालिक दरबार लगे और वहां पे जमीन पे लोग बैठे और मालिक करे वो गमछा और एक गंजी पहनकर।
सिर्फ इसके लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। हम तो सिर्फ लोग हम पे लड़ते हैं राज करने के लिए। हम सिर्फ अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं कि हम कैसे भी सम्मान के साथ जिए। हम कहाँ को सोचते हैं कि हमको सिकंदर बनना है, किसी के ऊपर राज करना। हम कभी ऐसा सोच भी नहीं रखते। क्या रूटीन रहता है? मुंबई में थे तो वहाँ किस तरह का रूटीन था, राजनीति में किस तरह का रूटीन? बहुत टफ है। ये तो अभी बहुत साल हो गया, 10 साल हो गए मुंबई छोड़कर, ठीक है। और अभी समय बीच बीच में क्योंकि परिवार बच्चे लोग सब वहाँ रहते हैं और दिन रात यहाँ मेहनत करने के बाद थोड़ा परेशानी होता है, थकान होता है, बहुत सारा चीज़ें होता है, तो बीच बीच में घर परिवार में बच्चे लोग से मिलने के लिए जाते हैं। बाकी जिंदगी यही है, नॉर्मल जिंदगी है, जहाँ लोग बुलाते हैं उनकी खुशी में शामिल होते हैं, ताकि हम उम्मीद करते हैं और उसको बीच बीच में जाके सब एक एक चीज़ बताते हैं कि भाई आखिर आपके साथ क्यों लोग इस तरीके से कर रहे हैं। कोई आपको बचाने वाला नहीं है, कोई हाथ देने के लिए नहीं है। आपको उंगली पकड़ के आगे अगर 4 कदम चलेगा भी तो आपके अपने परिवार के लोग, आपके अपने भाई, आपके अपने रिश्तेदार, आपके अपने समाज के लोग, यही लोग आपके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और लड़ेंगे। कोई दूसरे लोग लड़ाई नहीं लड़ेंगे। मंडल कमीशन लागू हुआ तो आपके अपने पूर्वज नहीं लड़ाई लड़ा, इसके लिए मंडल कमीशन लागू हुआ और आज आपको ओबीसी 27% का आरक्षण का लाभ मिल रहा है। इसके विरोध में तो लोग कमंडल लेके निकल गए थे। उनको भी पहचानिए कि वो लोग कौन थे कि जो इसका आरक्षण का विरोध करते थे। तो यही लोगों को समझा रहे हैं, क्योंकि पहले का पीढ़ी जो था वो समझदारी से लड़ाई लड़कर वो यहाँ तक पहुंचे हैं। आज जब हमारा देश इतना विकसित हो गया है, हर किसी के हाथ में मोबाइल आ चुका है और अभी हमको उम्मीद है कि ज्यादा समझदार होना चाहिए। उतना ही हमको लगता है कि हम अपने जो पूर्वज जो जिस रास्ते पे चले, चाहे वो लालू प्रसाद जी या हमारे मुलायम सिंह यादव जी या नीतीश कुमार जी हो या हमारे स्वर्गीय रामविलास पासवान जी हो या बहुत सारे नेता, तो उस रास्ते पे अभी नहीं चल रहे हैं। सबसे बड़ा चंक है आपत्ति पिछड़े समाज में देखे तो आपके समाज की आबादी बहुत, अभी जाति जनगणना के आंकड़े भी आ गए, 37% अति पिछड़ा है बिहार में। हाँ, उसमें निषाद सबसे बड़ा चंक है। बड़ा सा। तो क्या है एजुकेशनली, सोशली कितना समाज अपलिफ्ट हुआ है? क्योंकि आप लगातार घूम रहे हैं, हर जगह जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, और क्या करने की और कि अगर आने वाले जनरल से अगर तुलना करते हैं तो बहुत पीछे है। और रहा कि अभी ठीक है, थोड़ा बहुत बच्चे लोग पढ़ाई लिखाई करके आगे निकल रहे हैं, लेकिन रोजी रोटी का बहुत बड़ा संकट है। अब आप देख रहे हैं ना कि देश में 80 करोड़ लोगों को 5 किलो चावल पे ला दिए हैं। और ये 80 करोड़ लोगों को अगर गिनती कीजिएगा तो 98% SC ST OBC ही आपको मिलेंगे। ये 80 करोड़ जो लोग हैं जो 150 रुपया का चावल के लिए 1 महीना इंतजार करते हैं कि 130 रुपया किलो का चावल है, 5 किलो चावल का कीमत होता है आपके 150 रुपया। 1 महीना इंतजार करते 150 रुपया के लिए। तो आज हमारे देश में आप समझिए कि 80 करोड़ लोग में से 98% लोग SC ST हमारे लोग हैं, OBC है। तो आप समझ सकते हैं कि हम लोग कहाँ पर हैं। अगर थोड़ा भी समझदार होते तो क्या हम 5 किलो में चावल के लिए लाइन लगाएंगे? जो हर जाति का एक पुश्तैनी धंधा था, वो भी खत्म होते जा रहा है। फिशिंग वाला मामला है, उसका एक अच्छा पक्ष है कि वो एक नकदी क्रॉप है, नकदी काम है। तो उसमें भी कुछ बेहतर किया है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो भी उसी प्रोफेशन में हैं, फिशिंग वाले में है। उसका एक मार्केट भी बड़ा है, बिजनेस मॉडल भी है फिशिंग का। हाँ, लेकिन ये जो पहले जो था ये गरीब लोगों के दायरे में था। अभी इस पे बड़े बड़े लोगों का कब्जा हो गया। आज हमारे लोग वहाँ पे काम भी कर रहे हैं फिशिंग का, तो वो वहाँ लेबर बन के है, चाहे वो मालिक नहीं है। अब पहले समुद्र में हुआ करता था कि बड़े बड़े शिप से मछली नहीं मारा जाता था। मछली आपके बिहार में तो कोस्टल नहीं है, बिहार वाला जो मतलब देश लेवल पे हम बात कर रहे हैं। तो अभी क्या है कि बड़े बड़े जो जहाज है 20 करोड़ 30 करोड़ रुपया की है, कौन मछुआरा जो है 20 करोड़ 30 करोड़ रुपया का खरीदेंगे? ठीक है, कोस्टल में तो मामला हो गया। अभी शिप के जैसे काम हो रहा था, पहले ऐसा था कि ये बड़े बड़े शिप नहीं था तो मछली जो था समुद्र से किनारे आ जाता था और इजिली मछुआरा मछली मार के घर परिवार चला लेता था। अभी 50 किलोमीटर दूरी पे जाके मतलब बॉर्डर से 50 किलोमीटर अंदर पानी के घट से अंदर जाके मछली मारना पड़ता, तो वहाँ बड़ा बोट की जरूरी है, वो हमारे लोग नहीं है। यहाँ पे भी देखिएगा कि जल स्तर नीचे चला गया। अब बिहार की अगर बात कीजिएगा, नदी तालाब सब बड़े पैमाने पे सूख चुका है। इस पे सरकार को जो काम करना चाहिए वो बिल्कुल ही काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और जो जहां तक कल तक मछुआरा जहां मछली मारता था वहां खेती हो रहा है। और हमारे पूर्वज कभी भी खेती के लिए जमीन का एक्वायर नहीं किया, उनके लिए पूरा जहां पानी था वहीं उनके लिए खेती था। तो वहां पे मछली मार के घर परिवार सब चला रहे थे। अभी
जनसंख्या भी बहुत तेजी से हम लोग का बढ़ता है एजुकेशन नहीं रहने के कारण, और जल स्तर घटने के कारण जो पहले अगर मान लीजिए लाखों हेक्टेयर में हमारे पानी हुआ करता था, वो आज 10,000 हेक्टेयर में पानी है, मतलब 10% भी पानी नहीं रहा, वो पानी 6 फीट 10 फीट नीचे जा चुका है। ठीक है, तो इसमें भी रोजी रोटी का संकट हो चुका है। फिर इसमें भी लोग वही है कि बड़े बड़े लोग जो है वो लोग अभी इसमें सरकार का सब्सिडी का लाभ उठा लेते हैं, या बड़े बड़े लोग हैं जो अब उनके पास जमीन है तो वहां पे तालाब का निर्माण कराते हैं, क्योंकि सरकार के पास ऐसी कोई पॉलिसी नहीं कि जमीन। लेकिन फिशिंग के एक अलग मंत्रालय भी है भारत सरकार हाँ, में भी, राज्यों हाँ, में भी, मत्स्य विभाग। लेकिन वहाँ वही उन्हीं के लिए है जिनका लाइजनिंग है, जिसका पहुंच है, जिनका पावर है, उन्हीं के लिए है। क्या बड़े बड़े तालाबों के जो आप चूंकि मंत्रालय में, वो भी ठेकेदारी में, मतलब जो ताकतवर लोग हैं इकोनॉमिकली सोशली, वही आ गए हैं? नहीं, उसमें तो अभी फिलहाल हम लोगों ने बचा के रखा है। बिहार में लंबे समय से लड़ाई सब लोग लड़ रहे हैं, हमसे पहले भी जो लोग मंत्री रहे हैं, और निषाद समाज के लोग इसमें समय समय पर मंत्री रहा। तो जो लेवल पे अन्य प्रदेश में जैसे यूपी में जिस हिसाब से इस पे धांधली होता है, उससे बिहार में तो नहीं हो रहा, लेकिन हाँ यूपी में हो रहा है। यूपी में हर एक तालाब का डाक होता है, जो ऊंचा भाव पैसा लगाएगा उनको तालाब मिलेगा। यहाँ रिजर्व है, यहाँ पे रिजर्व है, सरकारी समाज निषाद समाज को ही मिलेगा, और रिजर्व है। हाँ, मतलब जीवी सहयोग समिति है, उसमें पहले मेंबर बनना होता है, जिसमें हर प्रखंड लेवल पे इस कमेटी है, और इसमें मैक्सिमम जो है 450 कमेटी जो है उसमें निषाद समाज के लोग ही डील करते। कुछ कमेटी ऐसा है जो पहले बना, जो बक्सर उक्सर साइड में बना था, उस समय में निषाद उतना जागरूक नहीं रहने के कारण उसमें सब दूसरे जाति के लोग वहां पे कमेटी में मेंबर और अध्यक्ष वगैरह सब बने हुए हैं, और वो पहले बन चुका है, मतलब आज से 40 साल 50 साल पहले। लेकिन उत्तर बिहार की अगर बात कीजिएगा तो यहाँ पे शुद्ध रूप से निषाद ही उसमें है, और सरकारी रेट पे है। वो मंत्री अध्यक्ष को डिसीजन लेना है कि किनको देना है। थोड़ा सा भी उसमें करप्शन है कि जो सरकारी रेट है उससे बढ़ा के पैसा लेते हैं, लेकिन वो आपस में ही लोग एक दूसरे को डील होता है। लेकिन उत्तर प्रदेश में तो मतलब ये साल में 2 करोड़ रुपया का तालाब का रेट है, और अगले साल 5 साल के लिए 25 करोड़ हो जाता है। मुकेश जी, आपकी कितनी पढ़ाई लिखाई, और इतना जो सोशल जस्टिस, हम तो बहुत सारे लोगों से, नेताओं से, पत्रकार होने की वजह से मिलते रहते हैं, लोग कैम्ब्रिज ऑक्सफोर्ड से भी घूम आते हैं, ऑस्ट्रेलिया अमेरिका से भी, जो जिस मुद्दे पर राजनीति होनी चाहिए, जो सामाजिक राजनीतिक समझ है, वो नहीं बन पाती। आपकी ये सब वजह क्या है? पढ़ाई किताब में पढ़ लेने से नहीं होगा, उसको प्रैक्टिकल भी करना है। हमको तो पढ़ाई लिखाई करने का ज्यादा मौका नहीं मिला। 81 में मेरा जन्म हुआ, और 18 साल की उम्र में घर परिवार में ऐसी परिस्थिति था कि घर परिवार को छोड़कर मुंबई जैसे शहर चला गया। मैट्रिक तो पास की? हाँ, मतलब लमसम ने वहां तक पहुंचे। मैट्रिक के पास के बाद में फिर इंटर ग्रेजुएशन किए कि नहीं? तो लोग कर लेते हैं, यूनिवर्सिटी से मौका ही नहीं मिला ना। 900 रुपये महीने पे नौकरी करने में लग गए, अपने आप को आगे बढ़ाने में लग गए, फिर आगे बढ़ने लगे तो फिर कहाँ इस सब में हम लोग देखेंगे। लेकिन अभी फील होता है, तकलीफ होता है कि मैं अच्छा एजुकेशन नहीं ले पाया, तो वो जो अपने आप में फील होता है, लड़ रहे हैं कि और किसी के साथ ऐसा ना हो, आज किसी और के साथ ऐसा ना हो। तो ये सब कैसे, मतलब आप मुंबई में थे, वो चकाचौंध था, फिर राजनीति में कैसे एक प्लान बनाया? एक अच्छे, जब आपके अंदर आत्मा में एक अच्छे विचार हो तो आपको कितना भी कहीं कितना भी दूर चले जाइए, लेकिन अंदर से आत्मा में वो कसोट जो है ना वो गिरगिराएगा। और फिर अगर आपके मन में अगर एक अच्छा हो, अच्छे सोच रहे, अच्छे लोगों के साथ रहिएगा, तो वो फील हो जाता है कि आपको लड़ाई लड़ना है। ठीक है, ये कोई प्लानिंग करके नहीं होता है। अभी हम मुंबई में एक अच्छी जिंदगी जी रहे थे, गांव आए, देखे कि भाई इधर का परिस्थिति कैसा है, लोग चांद पे घर बनाने के लिए सोच रहा है, महलों में रह रहा है, लाखों करोड़ों रुपया खर्च कर रहा है बड़े बड़े परिवार के बच्चे के शादी करने के लिए, और यहाँ पे 10,000 रुपया 5,000 रुपया मांगने के लिए लोग एक एक दिन बैठ रहे हैं कि हमारे 5,000 रुपया का मदद कर दीजिए, फिर हमारे बच्चे की शादी करना है। तो जब मैं गाँव आने लगा तो मैं ये सब चीज का सामना किया, मैंने देखा कि बहुत समस्या है। और फिर मैं धीरे धीरे, मैं ये सवाल इसलिए पूछा कि जैसे सवर्ण समाज के लोग हैं, वो गायक बन जाएं, फिर भी पॉलिटिक्स में आते हैं, बाद में वो फिर बिजनेसमैन है तो भी पॉलिटिक्स में आते हैं, वो कहीं से भी बड़ा अचीव करते हैं, फिर आके पॉलिटिक्स में आना है। हमारे लोग थोड़ा झिझकते हैं, जो बीकर सेक्शन के लोग हैं, उनको लगता है कि वो रिच नहीं लेना चाहते हैं, कहाँ हम सब रिच नहीं लेना चाहते हैं, ना उनके पास कोई लेजनर है। देखिए, जितने भी आप बड़े लोगों की बात कीजिएगा, उनके पास एक बड़ा लेजनर है, और उनको तुरंत इजीली उनके जो बात को करना चाहता है एक्सेस हो जाता है, हर जगह एक्सेस हो जाता है। ठीक है, हमारे लोगों के पास वो एक्सेस नहीं है। और फिर एक बार वो अपने अच्छे फील्ड में अगर अच्छा सेटल हो जाते हैं तो वो मानते हैं कि हमको क्यों जाना है। ठीक है, हम अपना अच्छी जिंदगी जी रहे हैं,
हम क्यों कीचड़ में उतरे। तो वो उन्होंने ऐसा माइंड सेट कर लेता, जिसके कारण वो नहीं आते हैं। जबकि आएंगे तो उनको अच्छा होगा, क्योंकि आप गिने चुने लोगों में से हैं, जो आपके पास संसाधन है, चीजें हैं, और इस समाज को आगे भी बढ़ा सकता है। और ये समाज को जब लीड कीजिएगा तो इस समाज आपको लीडर मानेंगे, जैसे मैंने किया। तो मैंने सब चीज रहने के बाद जब मैं देखा, तो मैं अपने लोगों के लिए काम जब करने लगा, तो लोगों ने हमको लीडर मान लिया। और मैं आज मजबूती से काम कर रहा हूँ, विचार के साथ खड़े हैं। मंत्री तो बने थे, योगी जी मोदी जी को जिंदाबाद करते तो हम आज भी डेवलप रहते। आज हमको कमजोर करने के लिए हमारे पार्टी में जो कल तक झंडा उठाते थे, आज वो भारत सरकार में मंत्री बना है, सिर्फ मुकेश सहनी को कमजोर करने के लिए। जो कल 2020 में हमारी टिकट लेके मुकेश सहनी जिंदाबाद कर रहे थे, वो बिहार सरकार में मंत्री बना है। तो वो सिर्फ हमको कमजोर करने के लिए वो ऐसी षड्यंत्र रच रहा है। लेकिन मुझे पता है कि कितने भी षड्यंत्र रचे, लेकिन एक लोगों ने आज बिहार में निषाद जो है ना, वो सपना देख लिया है। मेरे आंखों से एक बड़ा सपना देख लिया है, बड़ा संख्या है, लाखों की संख्या है, जो मेरे आंखों से सपना देख रहा है कि हम एक न एक दिन कामयाब होंगे, हम एक न एक दिन अपने मुकाम को हासिल करेंगे, हमें हमारा जो रिजर्वेशन है वो हमें मिलेगा, हम सर उठा के जिएंगे, जैसे बाकी लीडर बाकी समाज के लोग कर रहे हैं, वैसे हम भी बन सकते हैं। आपकी गठबंधन की सरकार बनती है तो आपकी बड़ी भूमिका होगी। जी हाँ, निश्चित तौर पे, क्योंकि सरकार में तो यही होता है कि किसी एक पार्टी का गठबंधन का सरकार तो होता नहीं है, नंबर संख्या के ऊपर होता है। जैसे हमने कहा ना, हमारे 4 ही विधायक था, लेकिन हम सरकार में हमारी एक अपनी ताकत था, और हमको नीतीश कुमार मदद भी करते थे, इसमें कोई ये नहीं है, जितना हो सकता तो मदद करते थे। लेकिन एक होता है कि पिछड़े की राजनीति हम भी कर रहे हैं, पिछड़े की राजनीति वो भी कर रहे हैं, तो उनके लिए बहुत ज्यादा सुटेबल भी नहीं था। लेकिन हाँ, इतना था कि औरों को जैसे हमको नहीं देते। क्या बड़ी भूमिका होगी अगर आप, चूंकि गठबंधन में 3 ही लोग हैं अभी, आरजेडी, वीआईपी और कांग्रेस, तो आपकी क्या बड़ी भूमिका होगी? लेफ्ट भी हमारे साथी जो है, CPIM, हाँ, जो माले है, या उनके पास भी कुछ जिला में अच्छा कैडर है, और बाकी भी सहयोगी है, जनता भी हम लोग के साथ है। सरकार हमारी बनेगा तो हमारी अपनी भूमिका क्या है, हम उनके लिए काम करना है। जो उनको संविधान में बाबा साहब ने दिया है ताकत, वो संविधान वाला चीजें कैसे जमीन पे लागू हो, कैसे वहां तक उनको डिलीवरी हो, बस यही सुनिश्चित करना है। और ये सुनिश्चित हमको भी करना है, और ये सुनिश्चित हमारे जो गठबंधन के लीडर होगा, जो उनको भी करना है, चाहे वो तेजस्वी जी हो या हमारे देश लेवल पे जो लीडर है राहुल गांधी जी, उनको करना है। हम लोगों को अपने लिए क्या करना है, कुछ नहीं करना है। हमको तो वही जो जहां खिला दे, दाल रोटी खिला दे, मछली चावल खिला दे, जो खिला दे, प्याज रोटी खिला दे, जो खिला देगा वो खाएंगे, क्योंकि यही खा के तो यहाँ तक पहुंचे हैं। तो मतलब हमारे लिए अपने लिए क्या है, मतलब एक कुर्ता पैजामा हो गया, वही काफी है। बहुत ज्यादा शौक नहीं है, कुछ नहीं है। मतलब एक समय था बहुत सोना पहनते थे, ये सब शौक भी हुआ करता था, सब शौक खत्म हो गया। पिक्चर जाना देखना, ये सब करना, घूमने फिरने के लिए जाना आना, तो ये सब भी खत्म हो गया। मतलब काम के जरिए सब जगह पहुंच जाते हैं। अभी वाल्मीकि नगर में राष्ट्रीय कार्यकारिणी का सम्मेलन था, तो वहीं पहुंच गए, वहीं पे काम कर लिए, ठीक है। तो अभी अपना पर्सनल कोई शौक नहीं है। हाँ। सीटों को लेकर बहुत कयास लगाए जा रहे हैं कि आप लोगों में सीटों को लेकर, तो अब अमित शाह भी कह रहे थे कि इन लोगों में तो लड़ाई झगड़ा इतना चलता है, उनको भी आप लोगों की चिंता है कि आपस में आप लोग बैठ के बात करें। उनको तो खुशी मनाना चाहिए, उनको तो खुशी मनाना चाहिए ना कि हम लोग का आपस में लड़ाई है। वो हमारी फिक्र क्यों कर रहे हैं? वो आप लोग की हंसी अलग बता रहे हैं। अपने गठबंधन में रहकर वहाँ फिक्र करे कि नीतीश जी को कितना सीट देना है, चिराग जी को कितना, वहाँ ज्यादा लड़ाई होगी, मांझी जी को कितना देना है, उपेंद्र जी को कितना देना है, खुद कितना लड़ना है। यहाँ तो सब अगर बड़ा दिल दिखा है तो कोई लड़ाई नहीं है हमारे गठबंधन में। सब जितना भी है ना, सबको पर्याप्त सीट मिलना है, ठीक है। खाली देने वाले का नियत सही होना चाहिए और लेने वाला भी सही होना चाहिए। 150 एक आदमी और 50 और इधर। नहीं, ऐसा कैसे होगा? ऐसा नहीं होगा। जिसकी जो देखिए 2024 का चुनाव गया है, उपचुनाव भी हुआ, सबका वोट किधर किनका कितना परसेंटेज वोट किनको मिला है, एक बार आपस में सर्वे कर ले, उससे अंदाजा मिल जाएगा कि आप कितना सीट चाह रहे? सीट चाह मतलब क्या है कि हमारी जो वोट है, जितना हम मानते हैं कि हम इस गठबंधन रह के हम उपयोगी है, उस हिसाब से हमने अभी राष्ट्रीय कार्यकारिणी का सम्मेलन हुआ, हमने एक टारगेट सेट किया कि हमारी पार्टी 60 सीट लड़ेगी, बाकी हम सहयोगी को मदद करेंगे। अब इसी पे चर्चा होगा, 2-4 सीट इधर उधर आगे पीछे जो भी होना होगा, और आगे बढ़ेंगे। और उसमें सीट
कोई बहुत बड़ा मायने नहीं रखता है। मायने रखता है कि हम लोग सरकार बनाएं और लालू जी के विचारधारा पर चले, बाबा साहब का विचारधारा पे चले, मुलायम सिंह जी हो, बहन मायावती जी हो, काशीराम जी हो, स्वर्गीय पासवान जी हो, नीतीश जी हो, इन लोगों की विचारधारा पे हम कैसे चलें, सत्ता में आकर हम अपने लोगों के साथ कैसे न्याय करें। आज हमारे लोगों को पकड़ के जबरदस्ती झूठा केस में जेल में डाल देते हैं। तो ये सब समस्या शराबबंदी से सबसे ज्यादा वीकर सेक्शन के लोग, खासकर शोषित वंचित को बड़ा नुकसान है। वो जेल भी जा रहे हैं, महंगी शराब, जहरीली शराब के भी चपेट में आ रहे हैं। तो है ही, क्योंकि देखिए एक तो पैसा नहीं उनके पास अच्छे ब्रांड का दारू पीने के लिए, जिसके कारण वो गलत शराब पी रहे हैं। कोई भी एक आदमी बता दीजिए जो जिसके पास पैसा हो वो जाके वो महुआ वाला दारू पिए। तो ऐसे तो होते नहीं। हमारे लोग गरीब है और पैसा नहीं है तो 50 रुपए में काम चलाने के लिए महुआ का दारू का इस्तेमाल करते हैं, और जो महुआ का दारू बनता है उसमें बनाने वाले के ऊपर है, कभी कभी गलत दारू बना देते हैं, स्पीड ज्यादा देने के कारण वो उसमें पॉइजनिंग हो जाता है, जिसके कारण लोगों का डेथ हो जाता है। तो एक यहाँ सबसे बड़ा नुकसान होता है। उसके बाद कभी कहीं पे पी लिए, लड़ लेते हैं, आपस में झगड़ा हो गया, पुलिस उठा लेते हैं। तो क्या रहा है, पुलिस बंदी होनी चाहिए या खत्म होनी चाहिए? इस पे बहुत बड़ा विचार करने की आवश्यकता है। जनता महिलाओं का बहुत तकलीफ है, वो कह रही हैं कि या तो साफ से बंद करो या फिर इसको शुरू कर दो। हाँ, नहीं देखिए ये तो सही है कि अगर बंद जो है वो पहल खराब नहीं है। बंद जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जो किए हैं वो पहल खराब नहीं है। राज्य का भले नुकसान हो लेकिन स्वास्थ्य हमारे लोगों के लिए सही होता है। घर परिवार में जो खास करके नीचे के लोग हैं वो आपस में लड़ाई लड़ते हैं, बच्चे को मारते हैं, पीटते हैं, लेकिन अंकुश नहीं लग पाया, वो कम हुआ, ठीक है। लेकिन ये अंकुश नहीं हो पाया, 100% नहीं चल रहा है। इसके लिए सही नहीं है, और जब ये सही नहीं है तो हमारे एक राज्य का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। राजस्व का नुकसान हो रहा है, होटल इंडस्ट्री खत्म हो रहा है, तो इससे बहुत सारा चीज जुड़े हैं। लोग बिहार के लोग कमाते हैं, 1 महीना 15 दिन रहते हैं और दिल्ली चले जाते हैं दारू पीने के लिए क्या बात फ्लाइट पकड़ के, ठीक है। बहुत सारे लोग जाते हैं, ठीक है। हमारे बहुत सारे मित्र हैं, जानने पहचानने वाले हैं, ठीक है। लोग जाते दारू पीने। तो अमीर लोग होंगे जो नहीं, हाँ, गरीब लोग पीस रहे हैं ना इसमें। हाँ, तो मेरा यही है कि इस पे अच्छे से पॉलिसी बनाने की आवश्यकता है, और इस पे यूं ही ऐसे बैठे बैठे नहीं बोलना है। इसमें घाटा भी है, नुकसान भी है। इसको एक दोनों को चीज के रख के हम लोग मोदी जी के जैसे नहीं है कि रात को मन हुआ 8 बजे बोल दे नोट बंद, ठीक है। इस सब चीज के लिए प्लानिंग की आवश्यकता है। कोई भी चीज जो है वो बगैर प्लानिंग का काम जो है सक्सेस नहीं होगा। तो प्लानिंग करने की आवश्यकता है। इस पे हम लोग चर्चा करके, और इसमें जनता का हित क्या है उस पर हम लोग काम करेंगे। मोदी जी कह रहे हैं उनके पास टीवी है, अखबार है, सबसे ज्यादा लगभग 10,000 करोड़ रुपए है उनके पास पार्टी फंड। बड़ा गठबंधन भी है, चंदा दो धंधा लो, तो वो वाला पैसा तो है उनके पास। कैसे लड़ पाए? जनता है हमारे साथ, और जनता ही कितना भी, अगर पैसे पे राजनीति होता तो अडानी अंबानी राजनीति करते, लेकिन सिर्फ पैसा ही नहीं काम करता। जनता और जनता के बीच में आप क्या कर रहे हैं? अब देखिए उनके पास तंत्र है ना, उनके पास कार्यकर्ता है, तंत्र है। सोशल वहाँ यहाँ जातियों को भी साध रहे हैं वो। उनके टीम में ज्यादा लोग हैं, दलित लीडरशिप वाली पार्टियां हैं, 2 मांझी जी हैं, चिराग पासवान है, उपेंद्र कुशवाहा है, उनका अपना ओबीसी मुख्यमंत्री है। गांव में आप देखते होंगे बच्चे को एक बर्फ दिखाते हैं कि बेटा तुमको देंगे, चाचा बोलो, पापा बोलो, तो वो बोलते हैं लॉलीपॉप। लेकिन वो बर्फ का भी एक टाइम होता है, पिघलता है धीरे धीरे। एक समय के बाद वो है ना सिर्फ डंटी दिखेगा, तो उस समय में वो कितना भी कुछ बोल दे, लेकिन वो डंडी जब दिखेगा तो उनके पक्ष में नहीं होगा। तो आज हमारे लोग निश्चित तौर पे गुमराह हुए हैं, नहीं समझदारी था। हम लोग को भी लगा कि मोदी जी आएंगे, पिछड़ा का बेटा है, अच्छे दिन लाएंगे, ठीक है। तो ये धुनकी में हम लोग चले, लेकिन वो हम फुलफिल नहीं हो रहा था। तो गलती से 2019 में आप देखें कि किस तरीके से देश में पुलवामा हुआ और चुनाव को अपने पक्ष कर लिए, हिंदू मुसलमान करके, ठीक है। तो वो 2024 में, 19 में और 24 में तो मतलब हार गए थे, जाते जाते बच गए। वो हमारे लोग ही जाके बचा दिए। अगर नीतीश कुमार जी वहां नहीं जाते हैं, हाँ, उड़ीसा में पटनायक जी नहीं जाते, चंद्रबाबू नायडू नहीं जाते, चिराग पासवान जी नहीं जाते, तो ये सिचुएशन होता। हमारे लोग गलती किए, और गलती किए तो वहां पे गए और अब भुगतेंगे। हमने समय ज्यादा ले लिया। 1-2 सवाल और है। आप इसे वक्फ बोर्ड बिल आया है, वक्फ बिल पास भी हो गया। तमाम लोग प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि जो उनके
बीजेपी तो हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है, बेलाग करती है। तमाम लोग प्रिडिक्शन कर रहे हैं कि जो उनके गठबंधन के लोग हैं, चाहे उपेंद्र जी हो, चिराग जी हो, नीतीश जी, इन्होंने 17-18% मुस्लिम वोट खो दिया। आप मुसलमानों के साथ कभी नहीं जाएगा। आप लोग उस पर उस मुखरता से नहीं बोल रहे हैं जिस तरह से कांग्रेस इनिशिएट कर रही है लोकसभा में भी और सबको पर भी। नहीं, हम लोग बोल रहे हैं, ऐसा नहीं, हम लोग कहीं क्या सकते भाई, नंबर उनके पास है और हाउस में हमारे लोग हैं नहीं, संख्या कम है। सड़क पर भी बोल रहे हैं लोग। हाँ, सड़क पे भी हम लोग आप लोग क्या वक्फ बोर्ड बिल के साथ हैं या खिलाफ हैं? नहीं, हम लोग खिलाफ हैं। जो ऑलरेडी कांग्रेस पार्टी ने जो 2013 में जो लाए थे संशोधन, ऑलरेडी उस समय में किए थे। उस समय सुषमा स्वराज जी थे या हमारे लाल कृष्ण आडवाणी जी सब थे, उन लोगों के नेतृत्व में रह के सब किया गया। ये तो देश में एक गलत माहौल बनाने के लिए, हिंदू मुसलमान करने के लिए, परसेप्शन के लिए सब चीज किया जा रहा है। इसमें बता दीजिए ना कौन सा हिंदू को फायदा होने वाला है? किसी हिंदू को 1 कट्ठा जमीन मिलने वाला है क्या? जो उनका उन्हीं के पास रहेगा। खाली ये तो परसेप्शन बनाया जा रहा है, खाली वोट बैंक की राजनीति की जा रही है। 370 टाइप से कि जम्मू कश्मीर में प्लॉट मिलेगा। बताइए किनको क्या 370 हटने से फायदा हुआ? हम आप जाके आपको मैं बहुत ऐसी जगह दिखा दूंगा कि वहां पे हिंदू को बहुत बड़ा नुकसान हुआ 370 में। जो लोग अपने आप को बहुत सोच रहा था, समझ रहा था, कोई दिल्ली में रहकर, कोई बॉम्बे में रहकर, कोई बिहार में रहकर, सब भाई भाग के गया वहां पे और वहां जाके जमीन खरीद लिए। और जमीन खरीद लिए तो सब जाके खरीद लिए। और वो लोग जाके 1 करोड़ रुपए में जब जमीन खरीदे ना, और 10 साल के बाद भी वो 80 लाख रुपए का ग्राहक ढूंढ रहे हैं कि हमको बेचना है। कंट्रोल भी नहीं है, कंट्रोल भी नहीं उनके हाथ में है। रोज कहाँ जाएगा? ठीक है, कहाँ जाएंगे? एक जोश था, जाके खरीद लिए। हमारे पास ऐसे बहुत सारे लोग आए हैं कि मतलब जो 1.5 करोड़ रुपए का प्लॉट खरीदे, होटल बनाना था, इच्छा रखा, 1.5 करोड़ रुपए में खरीद लिए। जब से हटा जाके खरीद लिया और बूम हो गया। वहां के लोग अपनी जमीन को रेट महंगा कर लिया। जितने भी वहां के अल्पसंख्यक अगर सब भाई थे, उनका जमीन का उसको देख रहा कि मैं यहाँ से मुसीबत से कैसे निकल के बॉम्बे दिल्ली में जाए, तो उन्होंने ग्राहक आया तो उन्होंने बेच दिया। ठीक है, अपने हिस्सा का 10-20% जमीन बेचते गया और सब पैसा लेके बॉम्बे दिल्ली सब जाके अपना घर जमीन अपना स्टेब्लिश कर लिया। और यहाँ के लोग वहां गए और वहां पे एक उद्देश्य से गए कि हम यहाँ पे होटल इंडस्ट्री, घूमना, टूरिज्म सब बढ़ेगा। उसके बाद मोदी जी उसको पूरा कश्मीर को सील करके रख दिए। उसके बाद फिर वो स्थिति खत्म हो गया और आज जो वहां पे जो पहले से स्टेब्लिश है होटल, वो उतना ही नहीं चल पा रहा है, तो नया क्या चलेगा? तो अभी उन लोगों इन्वेस्टमेंट तो कर दिए, अब वो देख रहे कि हमारा कुछ नहीं होगा, फिर वो अभी वहां से बेचना चाह रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि ये पूरा वक्फ बोर्ड बिल ही लाया गया है कि बिहार में हिंदू मुस्लिम का पोलराइजेशन है, क्योंकि मंदिर बन ही चुका है, 370 भी खत्म हो चुका है। कुछ वो समय समय पर यही सब करेंगे। अभी वक्फ बोर्ड लाए, फिर कभी हिंदू राष्ट्र की बात करेंगे। जनता को इस सबसे कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ जो लोगों को गुमराह कर रहे हैं, लोग को परेशान कर रहे हैं। लोग एक वर्ग जो है वो ये सब देखने से, ये सब करने से बहुत मजा आता है, उनको खुशी मिलता है, दूसरे को तकलीफ देख के मजा आता है। ठीक है, जबकि उनको उसमें 1% भी उनको फायदा नजर नहीं आ रहा है, तो अब वो देख के ताली बजा रहा है। ठीक है, अब क्या कर सकते? जो ट्रेंड मोदी जी को लगता है ये ट्रेंड करने से हमको लाभ मिलेगा तो वो कर रहे हैं। हम लोग अभी हैं कि भाई जब ये जो अभी जो जितने भी संशोधन लाए हैं, इस पर पुनः विचार होगा हमारी सरकार बनने को। पूरे देश की नजर है बिहार चुनाव पर। बीजेपी ने अच्छा किया है, दिल्ली में भी, महाराष्ट्र में भी, कर्नाटक और हरियाणा में। लोगों की नजर है। क्या आप लोग बीजेपी के लिए बिहार अभी भी अभेद किला है? 2014 में मोदी जीते बहुमत से, बिहार नहीं जीत पाए। 2019 में जीते, बिहार नहीं जीत पाए। 2024 में अब तो मिलीजुली सरकार है। क्या लोग कह रहे हैं कि क्या इस बार आप लोग बिहार बचा लेंगे जो अभेद किला अभी तक बीजेपी नहीं जीत पाई? बीजेपी कुछ भी करेगी हिंदू इस बार। देखिए, भले नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बने, कंट्रोलिंग पावर जो होगा वो बीजेपी के पास होगा। अभी भी कह सकते हैं कि जो नीतीश कुमार जी का कंट्रोलिंग पावर 2 साल पहले था, वो आज की तारीख में बिहार सरकार पे कंट्रोलिंग पावर नहीं है। आज की तारीख में ऑफिसर बिहार चला रहे हैं और दिल्ली में से जो एजेंडा बनता है, दिल्ली से जो डिसीजन होता है, वो उससे सरकार चल रहा है। ठीक है, तो अगला चुनाव बीजेपी पूरी अपनी शक्ति लगाएंगे। उसमें कोई 1% भी मान लीजिए कि ऐसा नहीं बचेगा कि हर हाल में मोदी जी के नेतृत्व में हर हाल में बिहार को जीतने का कोशिश करेंगे और वो पूरी शक्ति लगाएंगे। और जब वो शक्ति लगाते तो एक बड़ा फोर्स उसके पास है, जो असंभव होता उसको संभव कर लेते हैं। जो हमने देखा 2 चुनाव तो नजदीक से हमने देखा, जो दिल्ली का चुनाव असंभव दिख रहा था, संभव कर लिया। महाराष्ट्र का चुनाव असंभव दिख रहा था, लोकसभा में दिखा भी असर, और ठीक लोकसभा के बाद उन्होंने असंभव को संभव कर लिया और वहां पे सरकार बना लिया। जो करना पड़ा
जो जनता को लुभाने के लिए करना पड़ा, चाहे लाडली बहन योजना हो या तमाम ऐसी चीजें हो, या वोटर को 30 लाख 40 लाख वोटर कैसे डायरेक्ट बढ़ा देना, वो सब करके वो वहां पे भी सरकार बना लिए। गठबंधन में कैसे तोड़फोड़ करके एक ही पार्टी को दो पार्टी बना दिए, ठीक है, 2 शिवसेना बना दिए, 2 राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी बना दिए। वो सब करके वहां पे भी उन्होंने असंभव को संभव कर लिए। जो कभी मुख्यमंत्री हुआ करता था कांग्रेस में, उन लोगों को अपने पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन करा लिया, अशोक चौहान जी सबको। तो अनंत काल जैसा वो एक ताकत फोर्स लगाते, उसी तरीके से बिहार में भी करेंगे। अब ये चीज सब चीज पता है हम लोगों को, और इसका रास्ता एक ही है कि गठबंधन जो है वो एकदम मजबूती से पूरा फोर्स के साथ अगर हम लड़ेंगे, लालू जी के विचारधारा को लेकर और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के विचारधारा को लेकर अगर लड़ेंगे, मजबूती से एक साथ होकर लड़ेंगे, बड़ा भाई छोटा भाई बन के लड़ेंगे, एक दूसरे को परिवार के सदस्य बन के लड़ेंगे, तो निश्चित तौर पर हम जीतेंगे। और जैसे इसमें अगर बिखराव होगा, एक दूसरे को आपस में भी रखेंगे कि नहीं हम बड़ा तो हम बड़ा, तो वहां पे फिर हम लोग सफल नहीं हो पाएंगे। एक लास्ट सवाल ले लीजिए। मध्य प्रदेश में उन्होंने दर्जनों नेताओं को कहा कि मुख्यमंत्री पर सस्पेंस रखा है, दिल्ली में भी सस्पेंस रखा है, महाराष्ट्र में भी उन्होंने फडणवीस को घोषित नहीं किया, सस्पेंस रखा। कहा जा रहा है पे तो क्लियर था, नहीं, देवेंद्र फडणवीस का नाम रेस में आगे फडणवीस नहीं, वहां पे शिंदे जी तो क्लियर किया था कि यही हमारा मुख्यमंत्री है, इन्हीं के नेतृत्व पे चुनाव लड़ा जा रहा है। अच्छा, बाद में खेला किए हैं। हाँ, अच्छा, वो उनके नाम शिंदे के नाम से चुनाव लड़ा गया था। शिंदे ऑलरेडी मुख्यमंत्री थे, हाँ, मतलब मुख्यमंत्री ऑलरेडी थे, और उन्हीं के नाम पे चुनाव हुआ था। जैसे यूपी में केशव लेकिन प्रसाद उनको मौर्य जी के ज्यादा- नाम पे चुनाव हुआ था, बाद में इन लोगों ने खेल किया था। तो बिहार में भी नीतीश जी मेरा ये सवाल था कि एक परसेप्शन है, चूंकि बिहार में 20 साल लालू जी रहे हैं, 20 साल नीतीश कुमार है, पिछड़ा मुख्यमंत्री रहा है। सवर्ण समाज इस बार चाहता है कि यहाँ सवर्ण मुख्यमंत्री हो, और ये तो बीजेपी ही कर सकती है, क्योंकि सवर्ण लीडरशिप की पार्टी वही है। ये तो कांग्रेस भी हिम्मत नहीं करेगी। आपकी पार्टी आए या आरजेडी आए तो कोई गैर सवर्ण, इसको लेकर क्या लगता है? क्योंकि ये एक बड़ा मुद्दा है, क्योंकि सवर्ण मुख्यमंत्री बनने की एक संभावना है। वो तो कोशिश करेंगे ही। वो अभी भी नीतीश जी के नाम पे भले चुनाव करे, और नीतीश जी जैसे चुनाव के बाद अगर उनका बस चले, अगर उनकी सरकार बनती है, तो निश्चित तौर पर वो यही करेंगे जो यूपी में किए, केशव जी को हटा के वहां पे बना दिए योगी जी को। तो यहाँ पे भी उनके कुछ नेता को स्टैंड बाय में रखें, और उनको वो चाहेंगे कि उसको प्रोजेक्ट कर दे। यही मौका होगा कि वो अपने लोगों को आगे ले आएंगे। लेकिन ऐसा हम लोग होने नहीं देंगे। सरकार इस बार आप मान के चलिए, कितना भी ताकत हो, मोदी जी हमेशा बिहार में हारा है और आगे भी हारेंगे। तो आपको टीवी अखबार जरूर बताता होगा कि यूपी बिहार में जाति को देखकर राजनीति होती। सोचिए, यूपी बिहार सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय और संविधान लागू करने वाली वो धरती है। जब कांग्रेस अपने शवाब पर थी, तो भी उनको भोला पासवान शास्त्री और रामसुंदर दास जैसे शेड्यूल कास्ट कमेटी को मुख्यमंत्री बनाना पड़ा था। तो यहाँ सामाजिक न्याय की लड़ाई है, और इसी कड़ी की एक अगली पीढ़ी मुकेश सहनी है, जिनकी जिंदगी की शुरुआत गरीबी से होती है, फिर वो जीवन में सफल भी होते हैं, उसके बाद राजनीति में भी उन्होंने अपने आप को साबित किया है। इसलिए बिहार को मतलब आप कह सकते हैं कि मौका है यहाँ कि आप एक बैकग्राउंड से आकर सामाजिक न्याय के नाम पर, सोशल जस्टिस के नाम पर लोगों की मदद करके राजनीति में एस्टेब्लिश हो सकते हैं। बिहार वो धरती है जहाँ मधुलिमी हो या शरद यादव हो, इन सबको, जॉर्ज फर्नांडिस जो बाहर के राज्यों के रहे, उनको भी गले लगाया। इसलिए बीजेपी की राह मुश्किल दिखती है, क्योंकि फाइनली बिहार में संविधान की जड़ें बहुत मजबूत है। जननायक कर्पूरी ठाकुर, जगदेव बाबू की विचारधारा बहुत मजबूत है, और यहाँ हर घर में लोग राजनीति पर बात करते हैं। और इसी कड़ी का नतीजा है कि मुकेश सहनी जैसे लोग, जिनका कोई बैकग्राउंड नहीं है, राजनीतिक पृष्ठभूमि, कोई थे परिवार में जो राजनीति में चुनाव मुखिया सरपंच लड़े हों, तो बिहार वो धरती है जहां आपका बैकग्राउंड न हो, लेकिन वहां कभी लालू यादव, कभी नीतीश कुमार, कभी रामविलास पासवान, तो कभी मुकेश सहनी भी निकलते हैं। पारिवारिक बैकग्राउंड से भी लोग आते हैं, लेकिन ये धरती है जहां मजबूत नेता सड़कों से निकलते हैं। उसी कड़ी में मुकेश सहनी भी एक नाम है। सब कुछ दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, लेकिन बीजेपी की कोशिश है कि कोई सवर्ण मुख्यमंत्री, उनका अपना मुख्यमंत्री हो, उनके लोग भी कह रहे हैं। और जो यहाँ विपक्षी दल है, उनको लगता है कि अभी सोशल जस्टिस की लड़ाई में दम है। पूरी बातचीत पर आप लोग अपनी गिरिराज जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे हैं? गिरिराज जी को फाइनल है अंदर से।
जैसे वहाँ योगी आदित्यनाथ ठाकुर को बनाया। हाँ, यहाँ पे गिरिराज जी को, क्योंकि वो उनको सूट करता ना, क्योंकि बिहार में अल्पसंख्यक आबादी अच्छा खासा है, तो उनको सूट करेगा यहाँ पे गिरिराज जी जैसे को बिहार का मुख्यमंत्री बनाने का। तो ये मुद्दा बनाएंगे आप लोग चुनाव में कि यहाँ के नीतीश मुखौटा होंगे और गिरिराज मुखौटा? ऑलरेडी लोगों को पता है, पब्लिक डोमेन में है, और उसको समय आने पर लोग समझ जाएंगे, और ये पब्लिक डोमेन में है कि 4-5, लेकिन मध्य प्रदेश की तरफ 4-5 लोगों से वो बोलेंगे, कई लोगों को बोलेंगे। सम्राट चौधरी क्योंकि पिछड़ा की राजनीति करेंगे, सम्राट चौधरी हो, नित्यानंद राय हो, क्योंकि चाहेंगे कि वो अपने समाज में जाके बोले कि अरे हम मुख्यमंत्री बन रहे हैं, कोई अति पिछड़ा से बोलेंगे हम मुख्यमंत्री बन रहे हैं, कोई लाला जी से बोलेंगे हम मुख्यमंत्री बनेंगे, तो सब जगह से वोट आएंगे, सब फोर्सली काम होगा कि भाई चलो मेरा आदमी मुख्यमंत्री बनेगा। लेकिन बनने के समय आएगा तो आप यूपी का उदाहरण ले लीजिए ना भाई, वहाँ पे यूपी में उदाहरण ले लीजिए ना, यूपी में ऐसा किया, सिंधे को भी हटा दिया, सिंधे को हटा दिया वो अब देखिए उदाहरण है। मतलब तो पिछड़े अति पिछड़ों में ये एक डर है कि कहीं बीजेपी सत्ता में आती है तो उनका सवर्ण मुख्यमंत्री तो नहीं होगा, ये एक बड़ा मुद्दा होगा। शुक्रिया सर हमें समय देने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए। सोशल मीडिया आपको मौका देता है कि सिर्फ खबर देखिए ही नहीं, आप हमें सीधे कमेंट करके अपनी राय भी बता सकते हैं। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, पटना। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।